स्वामी जी रोज़ाना इसीलिए शुरुआत में ही पावर योगा करवा देते हैं ताकि आप पसीना बहा लें अच्छे से। और स्वामी जी गर्मी के मौसम में पसीना आना एक आम सी बात है और आप हमेशा कहते हैं कि पसीना निकलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है वो थोड़ी सी चिंता करने लगते हैं और उनके साथ वाले भी फिक्र करते हैं यार तुम्हें ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा पसीना जिन लोगों को आ रहा है ये क्या है, ये किस वजह से, कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, थायराइड कोई वजह तो नहीं है, या ज़्यादा घबराहट की वजह से पसीना आ रहा है, तो पहचाना कैसे जाए? तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक सुनिश्चित दिशा में काम नहीं करते तो फिर ये थायराइड की बीमारी जिसको हम कहते हैं इसके कारण से। नहीं स्वामी जी ये कैसे पहचाना जाए मास्टर ग्लैंड है कि जो पसीना आ रहा है ये सामान्य है या असामान्य है, या थायराइड की वजह से है या गर्मी की वजह से? इसका कोई मीटर वीटर बनाया आपने? देखो गर्मी की वजह से तो सभी को पसीना आता ही है। ये उष्ट्रासन, सिंहासन भाइयों, आजकल थायराइड बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, सब स्त्री पुरुषों को बराबर हो रहा है। किसी शेर को, सिंघनी को, गाय भैंस जो रंभाती है उनको उनका तो अपने आप ही हो जाता है सिंहासन। तो सामान्य रूप से जब गर्मी बढ़ी हुई हो, तापमान बढ़ा हुआ हो, जब आप योगिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, आप बहुत कोई तेज खेल रहे हैं, गेम में आप हैं, तो पसीना ना लगे, ऐसे बैठे और अनायास पसीना आ जाता है। उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त की प्रकृति होती है, दूसरा कई बार हार्ट अटैक आने से भी अचानक पसीना आता है, और तीसरा ये मूल थायराइड कारण होता है। तो हमें पित्त की प्रकृति वालों को पता है, उनके अचानक छाले होते रहते हैं, शरीर में से फोड़े फुंसियाँ निकलते रहते हैं, बहुत उपद्रव होते रहते हैं, एसिडिटी, फिर अल्सर, पायस, फिसर, फिस्टुला, न जाने क्या क्या उपद्रव होते रहते हैं, बीपी बढ़ता रहता है, गुस्सा बहुत आता है, नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहता है। हार्ट के कारण से पसीना आता है तो यहाँ थोड़ा पेन होता है। और जब पित्त की प्रकृति ना हो या हार्ट में कोई उपद्रव ना हो रहा और फिर पसीना आ रहा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे, तो समझना है थायराइड के कारण से। बाकी तो T3, T4, TSH का टेस्ट हो ही जाता है। तो मैं कह रहा था किसी भी कारण से थायराइड की प्रॉब्लम, और आपने जो कहा कि ये सब टेम्परेचर का गड़बड़, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है 50 मुख्य रूप से, और फिर तो ये 500 से ज़्यादा, और जिनको अभी मापन भी नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है वो तो 5000 से भी ज़्यादा प्रकार के शरीर के जो केमिकल एक्टिविटीज़ है, उनको, जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, जो शरीर की अंतःक्रिया है, एक एक सेल में, एक एक क्षण में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से, कितनी एक्टिविटीज हो रही है। सबको का जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड, पैराथायराइड गड़बड़ होने का नाम ही थायराइड की बीमारी, कहने को थायराइड की कहते हैं, लेकिन उसके साथ कोरिलेशन है। पूरा जीवन, पूरा समाज कोएग्जिस्टेंस से चल रहा है। तो वननेस की बात करें तो थायराइड कह दिया जाता है, कोएग्जिस्टेंस करें तो फिर उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरा जीवन तंत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ रोज इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, टारगेटेड हम ट्रीटमेंट की, थेरेपी की भी बात करते हैं, हम सिम्टोमेटिक भी बात करते हैं, लेकिन सिस्टेमिक बात करते हैं। तो सेल से लेकर के सोल तक, डिजीज़ और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को योग से कैसे मिटा सकते हैं, ये हमारा रोज का विषय रहता है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी और पूजा जी। स्वामी जी, न सिर्फ भारत, इस वक्त पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता समझ में नहीं आती है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं और तमाम आसन हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं, दर्शक भी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी शुरुआत में लक्षणों को कैसे पहचाने? क्योंकि अगर शुरुआती ही दिनों में लक्षणों को पहचान लें, इसे कंट्रोल कर लें, तब बात आगे बढ़े ही ना और बिगड़े ही ना। तो स्वामी जी शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और उससे कैसे उसी वक्त ट्रीट किया जा सकता है? जब अचानक वेट लॉस होने लगे तो समझ लेना आपका हाइपरथायराइड है, आपका थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म उसने गड़बड़ कर दिया है
तो वेट एकदम लॉस होने लगा। तो अचानक वेट लॉस होने लगे, उसका डायबिटीज़ भी यद्यपि एक कारण होता है, लेकिन उसका थायराइड प्रमुख कारण होता है। ज़्यादातर लोगों में शुगर नॉर्मल होती है, फिर भी वेट लॉस है। और फिर सामान्य खाना खा रहे, कहते भाई घी भी जो है पानी भी घी की तरह लग रहा है, और थोड़ा सा खाते हैं, जो खाते हैं उतना ही प्लस होता चला जाता है। आज 1 किलो खाया तो कल सुबह से शाम तक भाई नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना मिला के लगभग 1 किलो तो हमारा इंटेक हो ही जाता है। जितना इंटेक हुआ सब शरीर में रह जाता है, तो लाइपोजेनेसिस बहुत बढ़ जाता है। लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। तो जब खाना अंदर खाते हैं और वो शरीर से एक तरह से बाहर ही नहीं निकलता, पूरा फूड लाइपोजेनेसिस होकर के कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ें जो है थोड़ा बहुत फैट और बाकी सारे जो भी फूड कंटेंट हो वो फैट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो अंडरवेट, ओवरवेट होना, फिर थोड़ा सा घबराहट, चक्कर आना, पसीना आना, फिर जो है थोड़ी से चक्कर आना, कई बार आँखों का थोड़ा बाहर निकलना, और घबराहट के साथ साथ दिल पर भी और दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम वेट वाले अभ्यास भी इसलिए करवा दे रहे हैं, बैठ करके स्थिर कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे, और पश्चिमोत्तानासन ऐसे भी करवा देते हैं। इसमें पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन सब एक साथ मिश्रण हो रहा है। सर्वांगासन, पिछले हलासन स्वामी जी कई सालों में अच्छा खासा पश्चिमोत्तानासन आटा का पीस एक लिया है नया मीनाक्षी और पूजा ने। आत्मा परमात्मा क्या प्रकृति कह रहे हैं आप? रुकिए, फिर से गेहूं पीस के फिर आटा से बना दोहराइए अपनी बात को। रही-